हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 वी विल स्टार्ट टुडे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कर लिया है। तो केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हो चुके हैं हमारे। तो एक चैप्टर हम ये बायो का करेंगे, देन इसके बाद हम एक चैप्टर फिज़िक्स का करेंगे। तो बायो का चैप्टर तो ये है कि ओरल में ही करवाने का होता है मेनली, बट फिज़िक्स का चैप्टर हम ऑन बोर्ड ही करेंगे बच्चे, क्योंकि वहाँ पे बीच बीच में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और फॉर्मूलेज भी होते हैं, डायग्राम भी होते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम हैं वो आपके बुक में बेस्ट दिए होते हैं एज़ कम्पेयर कि मैं अगर बोर्ड पे बनाऊँ। ठीक है बच्चे, तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इंटरेस्टेड चैप्टर मैं ये कहूँगी, जो बच्चे अच्छी कंसंट्रेशन से इसको करते हैं ना चैप्टर को, उनका बायो में कभी भी कोई मार्क्स नहीं कटता। ठीक है बच्चे, तो अच्छे से ध्यान से एक एक लाइन को ध्यान से सुनना है। इस चैप्टर की एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई स्टूडेंट्स, आप स्पेशली मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एचबीएसई में तो चलो ये है कि इन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट में से आगे थोड़ा बहुत और एक आधा क्वेश्चन आ जाता है और, बट सीबीएसई में जो बायो का पोर्शन होता है ना, उसको बड़े ध्यान से कवर करना होता है और फिर एग्ज़ाम टाइम पे पता लगता है आपको ये चीज़ कि हमने अच्छे से नहीं किया था। ठीक है बच्चे, तो देखो हमारे पास हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस, कि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। स्टार्टिंग में बर्थ हुआ, फिर ग्रोथ हुई, फिर क्या एज आती है, और हमारी जो मतलब पूरा जो लाइफ टाइम का पीरियड होता है, हमारी जो बॉडी है वो क्या क्या फंक्शनिंग करती है, जैसे डाइजेशन होना, रेस्पिरेशन होना। तो चैप्टर नेम से ही पता लग जाता है कि हमें चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है यहाँ पे। नॉर्मल सी बात है कि मैं आपको बोलूं कि आप कैसे पता लगाओगे कि ये चीज़ जिंदा है, ये चीज़ मरी हुई है। ठीक है, किस बेस पे आप डिफ़ाइन करते हो कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। तो एक ना छोटी सी मतलब बेसिक सी चीज़ बना रखी है। वो सांस लेते हैं, जो हमें सांस लेते दिखाई देते हैं वो जिंदा है, और जो सांस नहीं लेते वो जिंदा नहीं है। ठीक है, यानी कि फिर वो नॉन लिविंग है। जैसे गली में आपने देखा है, अगर कुत्ता आपको चलता तो दिखाई दे रहा है और मतलब मूवमेंट उसकी दिखाई दे रही है, आप एकदम से कह दोगे कि ये लिविंग है। वही कुत्ता अगर सो रहा है तो आप समझ नहीं पाओगे इज़ इट डेड और नॉट। ठीक है, आपको आइडिया नहीं हो पाएगा, आप वो चेक करोगे बस उसकी ब्रीथिंग का। ठीक है बच्चे, उसके बाद है सेकंड थिंग, अब जैसे ट्रीज़ हैं, अब ट्रीज़ को देख के आप कहोगे कि ये तो एक जगह पे रुके हुए हैं, ना इनकी कोई मूवमेंट है, ना इनकी कोई ब्रीथिंग है, तो ये लिविंग में नहीं आते। बच्चे लिविंग में नहीं आते अगर वो, तो वो एक छोटे से सीड से इतना बड़ा प्लांट कैसे बन जाता है, ये बताओ आप मुझे, अगर आप ऐसा ही सोचते हो जो मैं बात बोल रही थी। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं जो आपकी यहाँ पर क्लियर होनी है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या है, यहाँ पे हम कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऐड करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग को स्पेसिफाई करने के लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कि लिविंग क्या होते हैं और नॉन लिविंग क्या होते हैं। तो देखो फर्स्ट लाइन है जो वही है कि आप कैसे पता लगाते हो व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। ठीक है, कि कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। तो एग्जाम्पल दिया है देखो इसने, इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, काउ च्यूइंग कट और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट। तो इनको देख के तो आप एकदम से कह दोगे कि ये तो जिंदा है, दिख रहा है भाई, वो बोल रहा है बंदा, वो कुत्ता है जो वो दौड़ रहा है, ठीक है, वो गाय है जो कुछ चबा रही है, तो आप उसी को देख के एकदम से बोल दोगे आप लोग, है ना, कि ये जिंदा है। वट इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वर एस्लीप। तो क्या होगा अगर वो जो कुत्ता है, वो गाय है, या फिर वो जो मैन की हम बात कर रहे थे, अगर वो सोए हुए हैं, तो आप उनकी ब्रीथिंग चेक करोगे ना, उनकी नाक के आगे हाथ लगा के देखोगे, आप फिर बताओगे। ठीक है, तो हम वहाँ सोचते रहते हैं क्या वो अलाइव हैं या फिर नहीं है। तो हम कैसे पता लगाते हैं, उनकी ब्रीथिंग देखते हैं, उनकी ब्रीथिंग देख के बताते हैं कि वो जिंदा है। अब ठीक है, ये तो बात होगी उनकी, तो हमें क्लियर हो गया कि हम ऐसे कर लेंगे। अब प्लांट्स के बारे में क्या कहोगे आप लोग। ठीक है, प्लांट्स का कॉन्सेप्ट भी तो समझना ज़रूरी है ना। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि वो अलाइव है, हम देखते हैं कि वो ग्रीन है। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि वो जिंदा है, ग्रीन है तो वो जिंदा है, वो सर्वाइव कर रहे हैं। बट वट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन। अब उन प्लांट्स का क्या कहोगे आप लोग जिनका जो कलर है ग्रीन नहीं है। ठीक है,
दे ग्रो ओवर टाइम, वो टाइम के साथ ग्रो कर रहे हैं। सो वी नो दैट दे आर अलाइव। सम विल से, तो अगर वो टाइम के साथ ग्रो कर रहे हैं तो कुछ लोग क्या कहेंगे कि वो अलाइव हैं, कि वो लिविंग हैं, वो जिंदा हैं। ठीक है बच्चे। और दूसरी तरफ क्या होता है, हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि वो मूवमेंट करते हैं। अब मूवमेंट कैसी, या तो ग्रोथ रिलेटेड, ठीक है, कि उनकी ग्रोथ हो रही है उसको मूवमेंट बोल देते हैं, या फिर और कोई कॉमन एविडेंस और कोई ख़ास सबूत जो आप देना चाहते हो कि वो ज़िंदा है ये दिखाने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो एक प्लांट की ग्रोथ है ना वो विजिबल नहीं होती। ये नहीं है कि आप देख रहे हो और आपके देखते देखते अगर वो 2 फीट का था तो वो 2.1 का हो गया, वो दिखाई नहीं देती आपको। ठीक है, नॉट विजिबली ग्रोइंग। ठीक है, स्टिल इट इज़ अलाइव, फिर भी वो प्लांट क्या होता है, जिंदा होता है। वो जैसे ये है कि ग्रोथ है जो बहुत स्लो रेट होता है उसका ग्रोथ होने का। ये आपको पता है कि आपने एक छोटा सा गेंदे का पौधा लगाया है तो विद इन 20 डेज़ और 1 मंथ उसके ऊपर फ्लावर आ जाएगा। तो आपको ये पता है कि मैंने इतना छोटा पौधा लगाया था अपने गार्डन में और उस पर पहले कोई फ्लावर नहीं थे, अब फ्लावर आ गए तो उसकी ग्रोथ हो गई है। ठीक है बच्चे, इसीलिए ये लाइन लिखी है, देखो यहाँ पे पैराग्राफ की जो सेकंड लास्ट लाइन है, बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट एनफ। तो ठीक है बच्चे, अगर हम विजिबल मूवमेंट की ही बात करते हैं ना उसको डिफाइन करने के लिए कि वो अलाइव है या फिर नहीं है, तो वो एनफ नहीं है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है कि जो मूवमेंट हमें दिखाई देती हैं और हम उसके बेस पे ही उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये अलाइव है ये नहीं है। ठीक है बच्चे, उसके बाद है हमारे पास मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। जो मूवमेंट होती है ना स्मॉल स्केल पर, यानी कि वो मूवमेंट जैसे ये प्लांट की ग्रोथ की होगी, ये बहुत स्लो रेट पे है, इसका रेट है जो स्लो है, तो हमारे नेकेड आई के लिए ये क्या है, इनविजिबल है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी बहुत स्मॉल स्केल पे, हमें नहीं दिखती, अंडर माइक्रोस्कोप देखनी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल इज़ दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, मतलब जो स्मॉल स्केल पे मूवमेंट है, क्या वो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, यानी कि वो बायोलॉजिस्ट जो प्रोफेशनल लेवल पर काम करते हैं, जैसे जिनका प्रोफेशन ही यही है, ठीक है, लाइन ही यही है, PhD कर रखी है जिन्होंने इन चीज़ों में, दे विल से येस। तो वो क्या कहेंगे कि ये ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है। ठीक है बच्चे, इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन दैम। जो वायरस होता है ना ये कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता, ठीक है, बल्कि सेल को इन्फेक्ट तो करता है, ये उस पर इफेक्ट तो डालता है, उसकी बॉडी में एंटर करता है ये, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता। ये वायरस का कॉन्सेप्ट है जो आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हो ना, 8th क्लास में आया है ये आपके पास, वहाँ पे भी आती है ये चीज़, जिन्होंने 8th क्लास में साइंस ध्यान से पढ़ी है। एंड दैट इज़ पार्शली वाई देयर इज़ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। इसीलिए ये मतलब अच्छी तरह से आज भी नहीं समझ पाते कि ये कंट्रोवर्सी ही है इस चीज़ को लेकर कि सच में उनको हम अलाइव कहेंगे या नॉट अलाइव। ठीक है बच्चे, तो वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। तो जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है उसकी क्या ज़रूरत है हमारे लाइफ के लिए। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेज दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चे, आपने क्या पढ़ा है, हम ये बात पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होती है। 9th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ सेल। वहाँ पे आप अच्छी तरह पढ़ के आ चुके हो कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होती है, टिश्यू भी आता है, फिर सेल आती है, ठीक है, कंपोनेंट होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो 9th में करके आ चुके हो ना ये सारी चीज़ें। तो देखो बच्चे कितना इंपॉर्टेंट है साइंस में प्रीवियस क्लासेस का बेस भी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, दे कैन हैव टिश्यू, तो उनके पास क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, एंड टिश्यूज़ हैव सेल, जो टिश्यूज़ हैं फिर उनके पास क्या होती है, सेल होती हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं। उसके बाद है हमारे पास बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का इफेक्ट है जो वो होता है,
दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर है जो, ये क्या होती रहती है, टाइम के साथ ब्रेक डाउन होती रहती है। इफ़ ऑर्डर्ड ब्रेक डाउन, अगर इनका जो ऑर्डर है ना, जिस पैटर्न में ये लगी थी, वो अगर मतलब आगे से आगे टूटता चला जाएगा, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। सो लिविंग क्रिएचर, जो लिविंग क्रिएचर होते हैं, उनकी रिपेयरिंग है जो, मेंटेनिंग है जो उनकी स्ट्रक्चर की, वो टाइम टू टाइम होनी ज़रूरी होती है। ठीक है बच्चे, और ये जितने भी स्ट्रक्चर होती हैं, ये किससे मिलकर बनती हैं, मॉलिक्यूल से, और ये क्या करती हैं, मूव करती हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल्स हैं जो मूव करते रहते हैं ऑल टाइम। ठीक है जी। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस, अब मेंटेन करने की प्रोसेस हैं जो, वो समझनी है हमने क्या क्या है, यानी कि हमने लाइफ प्रोसेस समझना है। अब क्या है हमारे पास, तो देखो यहाँ से डेफिनेशन दी है आपकी, फर्स्ट जो लाइन है यहाँ पे, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस में हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शंस को, अपने जो काम है उनको मेंटेन करके चल रहे हैं वो। ठीक है, वो ये नहीं कह सकते हम, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन, वो चलता ही रहता है, इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ख़ास चीज़ है जो कोई हो रही है, कोई ख़ास चीज़ अगर नहीं भी हो रही ना, कोई पर्टिकुलर काम नहीं भी हो रहा, वो फिर भी अपने फंक्शन को मेंटेन करके चल रहे हैं। इवन व्हेन, कब की बात कह रहे हैं, कि जैसे हम क्लास में बैठे हुए हैं या फिर हम सोए हुए हैं, तो ये थोड़ी है अगर हम बैठे हैं, हम सोए हैं, तो हमारी जो बॉडी है उसके जो पार्ट हैं वो कोई काम ही नहीं कर रहे, मेंटेनेंस जॉब तो फिर भी गोइंग ऑन है। ठीक है बच्चे, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ ऐसे ही तो चलती है, ये जो प्रोसेस होती है परफॉर्म होती रहती है, मेंटेन करके रखती है ये अपनी मतलब जॉब को, और इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या है बच्चे, व्हेन ऑल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी कीप देयर मेंटेनेंस प्रॉपरली। ठीक है, इवन इन ऑल सिचुएशंस, दैट विल कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ है जो, सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। अब ये जो मेंटेन करके चलते हैं ना हर एक चीज़ को, मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पे डैमेज ना हो, वहाँ पे ब्रेक डाउन ना हो, और डैमेज और ब्रेक डाउन की रिकवरी के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। ठीक है, और एनर्जी कहाँ से आती है, बॉडी के आउटसाइड से। जैसे आप लोग हो, एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको, बाहर से कुछ भी खाते पीते हो, वहाँ से ही मिलेगी ना। इसीलिए ये सेकंड लाइन लिखी है, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। सो इसीलिए देयर मस्ट बी प्रोसेस टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके बाहर से, यानी कि बाहर से एनर्जी मिलती है, अंदर चली जाती है वो, और फिर सेल या फिर ऑर्गेनिज्म है जो उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है जी। विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, अंदर की साइड। अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन इसको ही तो बोलते हैं। जब आपके पास सोर्स ऑफ मतलब जो एनर्जी है आपकी वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और वो किस फॉर्म में, किसकी वजह से मिलती है हमें, फूड की वजह से। तो अगर न्यूट्रिशन को डिफ़ाइन करना आए तो कैसे डिफ़ाइन करोगे, हम डिफ़ाइन करेंगे व्हेन वी टेक फूड, कि जब हमने खाना लिया, देन एनर्जी विल गेन फ्रॉम दिस फूड एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि हमने आउटसाइड से लिया है ना खाना। ठीक है, या फिर डायरेक्ट यहीं से बता दो आप, न्यूट्रिशन में बी डिफाइन एज व्हेन द एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बच्चे, हम इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, अगर जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का साइज़ है जो ग्रो करता है, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, तो बाहर से और भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब एक तो आपके जैसे घर में जैसे बच्चे हैं,
जब वो 6 मंथ का था उसको क्या है, सिर्फ मदर की फीड पे ही डिपेंड था। जब वो 1 ईयर का होता है उसको बीच बीच में कभी थोड़ा बहुत और लिक्विड दे दिया, जूस दे दिया, फ्रूट दे दिए, और जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो उसकी जो मतलब ग्रोथ के साथ साथ उसकी जो नीड है वो भी तो बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए बोला है कि जैसे बॉडी का साइज ऑर्गेनिज्म का बढ़ता है तो एडिशनल रॉ मटेरियल हैं जो उनकी भी ज़रूरत होती है आउटसाइड से। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, जो अर्थ पे लाइफ है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल हैं। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, तो ज़्यादातर जो इसमें फूड के सोर्स हैं वो भी क्या हैं, कार्बन बेस्ड हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स, ये जो कार्बन के सोर्स हैं ना ये कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, मतलब इनकी सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होती, इनको एक ये नहीं है कि समझना इजी नहीं होता, मतलब यूनिडायरेक्शनल नहीं होते ये, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं डिफरेंट काइंड की न्यूट्रिशनल प्रोसेस होती है, ठीक है। अब जैसे आप यहीं से देख लो, इंडिया में लोग ज़्यादातर वेज खाते हैं, आउट ऑफ फ्रॉम इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज़ दे विल प्रेफर नॉन वेज, ठीक है। और अलग अलग उसके अकॉर्डिंग भी है, एरियाज़ के अकॉर्डिंग भी वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है, साउथ में कुछ और फूड है, नॉर्थ में कुछ और फूड है, ठीक है बच्चे। उसके बाद है यहाँ पे द आउटसाइड सोर्स, ये हमारा न्यूट्रिशन का हो गया ना, न्यूट्रिशनल प्रोसेस का हमने कर लिया। अब ये अभी थोड़ा सा बता रहा है, बाकी आगे इसके बारे में डिटेल से आएगा। अब नेक्स्ट हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड, जो बाहर से एनर्जी का सोर्स लिया वो वेरी भी कर सकता है, चेंज भी हो सकता है। सिंस द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जो एनवायरनमेंट है हमारा वो एक ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। एनवायरनमेंट अपने तरीके से है, ये नहीं है कि हमने कुछ सोचा तो वैसे होगा, ठीक है जी। जब जो चीज़ होनी है एनवायरनमेंट में वो वैसे ही होती है, हमारे चेंज करने से नहीं होता वो इफेक्टेड। दीज सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन, तो जैसे जिन सोर्स से हमने एनर्जी ली वो ब्रोक डाउन होंगे, मतलब वो आगे टूटेंगे भी, वो नए भी बनेंगे बॉडी में, और फाइनली एक यूनिफॉर्म सोर्स है जो एनर्जी का वो बन जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब एक इक्वल पैटर्न में सोर्स है जो एनर्जी का वो क्रिएट हो जाएगा। दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर द मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और यही क्या होता है, ज़रूरी होता है किसके लिए, जो लिविंग स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखने के लिए, एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल द बॉडी नीड्स टू ग्रो, ठीक है। और उस इसमें स्ट्रक्चर्स में कितने तरह के मॉलिक्यूल हैं जो ग्रोथ के लिए बॉडी को ज़रूरत होती है। यहाँ पे क्या है, जो बॉडी है ना हमारी उसमें नंबर ऑफ़ केमिकल रिएक्शन होती हैं, केमिकल प्रोसेसेस बॉडी के अंदर बहुत होती हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन है। तो जिन बच्चों ने चैप्टर 1 पढ़ा है उनको अच्छे से पता होगा कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन क्या होती हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा बच्चे तो वो चैप्टर 1 चैप्टर 2 जरूर करें जाके। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, तो कई जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन सोर्स को यूज करते हैं बॉडी के बाहर से। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड, ये जो प्रोसेस होती है ना ऑक्सीजन एक्वायर करने की बॉडी के आउटसाइड से, फिर उसको यूज़ किया जाता है कौन सी प्रोसेस में, जो ब्रेक डाउन होता है फूड के सोर्सेज का, ठीक है, सेलुलर नीड के लिए, और जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपको समझ आई। प्रोसेस होती है ये ऑक्सीजन एक्वायर करके, बॉडी के आउटसाइड से ऑक्सीजन मिलती है और फिर हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी हैं, जो प्रोसेस हैं उसमें इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे फूड हमने जो सोर्स से लिया फिर उसको ब्रेक डाउन करना, किसके लिए, हमारी सेल को उसकी ज़रूरत है, ठीक है, तभी यहाँ वर्ड लिखा है सेलुलर नीड। तो ये हो गया रेस्पिरेशन का। उसके बाद है हमारे पास यहाँ से, अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं तो उसके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते, उसमें सिंगल सेल ही सब फंक्शन है जो परफॉर्म करती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, रिमूवल ऑफ वेस्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि जो पूरा सरफेस है ऑर्गेनिज्म का वो किसके कांटेक्ट में होता है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, ठीक है। बट व्हाट हैपन्स, क्या होता है,
व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तब क्या होगा, जब ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी साइज़ है वो इंक्रीज़ करेगा या बॉडी डिज़ाइन है जो वो मोर कॉम्प्लेक्स होगा। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर जो सेल होती हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ। तो जो सिंपल डिफ्यूज़न है वहाँ पे वो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो नहीं मिलेगी सेल को, मतलब जो प्रोसेसिंग होती है गैसेस के एक्सचेंज होने की। ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है, ये चैप्टर की सिर्फ ये है कि हम एक तो हिंट दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये चैप्टर में हमने ये करना है। ठीक है। एक्चुअल जो आपका ये चैप्टर है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा न्यूट्रिशन से, जहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू होंगे। यहाँ से तो एक एक दो दो मार्क्स का ही बनेगा अगर कोई बनेगा। ठीक है। अब पीछे हमने ये देखा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अलग अलग पार्ट होते हैं, क्योंकि मल्टी सेल है, कई सेल हैं, तो वो अपना अलग अलग काम करते हैं। ठीक है। जैसे स्पेशल टिश्यूज़ की हमने बात कर ली है, 9th क्लास में हम पढ़ के आए हैं कि ये टिश्यू ये काम करते हैं। ठीक है। और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी के अंदर वो भी प्रॉपरली होती है। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होती कि खाने को लेना या फिर ऑक्सीजन को लेना तो एक स्पेशल टिश्यू का ही फंक्शन होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जो फूड और ऑक्सीजन होता है उसको जो ऑर्गेनिज्म है वन प्लेस पे ही लेता है। ठीक है। और जबकि होता ये है कि फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत बॉडी के सभी पार्ट्स में है। ठीक है। फूड और ऑर्गेनिजम्स की जो ज़रूरत होती है वो बॉडी के सभी पार्ट को होती है, सिर्फ एक पार्ट को नहीं होती है वो। ठीक है बच्चे। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और इसमें होता है काम क्या करता है, फिर यहाँ पे नई प्रोसेस क्या आती है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस जब कुछ पहुँचाना होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है। फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज़ द कार्बन सोर्स, जो केमिकल रिएक्शन है जब वो कार्बन सोर्स का यूज़ करती हैं और ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ बॉडी। ठीक है। तो वो जो उनके साथ जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो वो यूजलेस नहीं होते सेल के लिए, सिर्फ यूजलेस ही नहीं होते बल्कि वो नुकसानदायक भी होते हैं। ये बात दोबारा सुनो, केमिकल रिएक्शन जब कार्बन के सोर्स का यूज़ करती हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का, किसके लिए, जब उन्होंने एनर्जी जनरेट करनी है, तो वहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं रिएक्शन के साथ में जो प्रोडक्ट निकलते हैं दैट आर कॉल्ड बायो प्रोडक्ट। ठीक है। तो वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ यूजलेस नहीं होते, ठीक है, वो बहुत हार्मफुल भी होते हैं, बहुत नुकसानदायक भी होते हैं। These waste बाय प्रोडक्ट आर therefore needed to be removed from the body। इसीलिए ये जो बाय प्रोडक्ट होते हैं इनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक और डेफिनेशन, एक और टर्म आ गई ना नई यहाँ से, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। देखो दोबारा से यहाँ, दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रेट करना, एक्सक्रेशन। ठीक है बच्चे। अगर हम अब बात करते हैं बेसिक रूल जो होते हैं हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, तो उनमें एक्सक्रेशन के लिए भी स्पेशल टिश्यू होते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशंस के लिए भी होते हैं वहाँ पे फिर अलग से। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स टू द एक्सक्रेटरी टिश्यूज़। ठीक है बच्चे। अब हमने ये जितनी प्रोसेस की ये बात की है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। हम न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, डिफ्यूज़न को, एक्सक्रेशन को। ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे देखो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं ये। तो वैसे तो जिन्होंने चैप्टर को अच्छे से सुन लिया है वो स्टूडेंट अब क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है जी। तो एक बार आप लोग खुद ट्राई करना, अगर नहीं होते हैं तो कल की क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूँगी। ठीक है जी। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, फिर कल को हम जैसे न्यूट्रिशन का ही टॉपिक कर लेंगे। डेली हमने 1 टॉपिक करना है, ऐसा करना है हमने कि बस आपको समझ आ जाए वो। ठीक है बच्चे। क्योंकि बायो में ये है कि थोड़ा काम होता है करने वालों से भी, चलो करवाने वालों का तो क्या है, मैं तो एक शॉर्ट में पूरा चैप्टर भी करवाऊँगी, वो क्लास भी दूँगी मैं तो। ठीक है।
अच्छा, अब आपसे एक रिक्वेस्ट थी बच्चे, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम आप लोग इस चैनल पर आए हो साइंस सिंप्लीफाइड, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपका पूरा सिलेबस यहाँ करवाया जाएगा। जैसे इससे पहले 2 चैप्टर करवाए हैं, ये 3rd चैप्टर चला हुआ है, ऐसे ही आपके सभी चैप्टर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, बल्कि मैं बता रही हूँ आपको फ़िज़िक्स में आपकी ऑन बोर्ड करवाऊँगी। केमिस्ट्री का अभी कई काम था ऑन बोर्ड करवाने का, अभी मैंने बोर्ड सेटअप करवाया है जस्ट। अपना चैनल अभी नया नया ही है, 2 मंथ ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ठीक है बच्चे, तो बोर्ड का सेटअप होते ही बोर्ड वाला काम बोर्ड पे ही करवाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता ही है, एक बार टाइम लगता ही है सारी चीज़ों को मैनेज करने में। ओके स्टूडेंट्स, और फिर जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आज चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चे। एक ना आप लोग देख भी जाते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते, ना वीडियो लाइक करते, ना कमेंट करके बताते। बच्चे आपके यही चीज़ें हैं जो हमें मतलब साइन देती हैं कि हाँ हम अच्छा काम करवा रहे हैं, और हमें आगे फर्दर और काम करवाने के लिए मोटिवेशन भी देती हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि आपने 10th पास कर ली और स्टडी कंप्लीट, लाइफ में आपने बहुत आगे तक जाना होता है। ठीक है जी, और एक और न्यूज़ है आपके लिए, जैसे चैनल पर एक क्विज़ ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। संडे को मैं लाइव लूँगी क्विज़, मैं वो लाइव में ही लूँगी। ठीक है, ये मत बोलना बाद में कि मैम हमें तो पता ही नहीं था, क्लास में मैंने बता दिया। ऑन दिस संडे, आज क्या डेट है, 2 मई है ना, तो 4 मई को, ठीक है, 4 मई 2025 है जैसे अभी, तो संडे को आपकी एक लाइव क्विज़ होगी। मैंने पोल भी डाला है कि कैसे करनी चाहिए, 8th to 10th करनी चाहिए या फिर 11th 12th की सेपरेट करें, या फिर आप चाहते हो 8 to 12 की करें। तो जो बच्चे क्विज़ में मेरे साथ जुड़ेंगे वो क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाएंगे, और ये क्विज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि आपको आपकी पिछली क्लास का कितना याद है, और आपको ये भी देखना है कि आपकी जो जनरल साइंस है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब बाहर आप जाते हो, लोग आपके को ना कोई क्वेश्चन पूछ के खर्चें, और फिर वो एकदम से बोलते हैं अच्छा तुझे किसने 10th में कर दिया, तुझे इतनी छोटी सी बात नहीं पता हैं, बोल ही देते हैं ना। वही पूछ ले कोरोना का वायरस का नाम बताओ क्या है, आप कहोगे पता नहीं जी, हमारा तो सिलेबस में नहीं आया। तो बच्चे ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ आपके सिलेबस में है आप वही करो, सिलेबस से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, तो उसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो क्विज़ सभी ने ज्वाइन करनी है। टाइमिंग कल को मैं मेंशन कर दूंगी कि क्विज़ की टाइमिंग क्या रहेगी, तो सभी ने चैनल पर लाइव आ जाना है। आपने कोई सजेशन देना हो टाइमिंग के लिए आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है बच्चे, सो स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।